हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है थिंकिंग इन न्यू बॉक्सेज। इसका मतलब बिजनेस क्रिएटिविटी का फार्मूला। इनका लेखक का नाम है अलान एनी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत कैसे की जाती है? अगर नहीं जानते तो साल 2013 में रिलीज हुई किताब थिंकिंग इन न्यू बॉक्सेज आपके दिमाग को उसी से रूबरू करवाएगी। इनोवेशन के बॉक्सेस को खोलने का टूल आपको इसी किताब से मिलने वाला है। यह किताब किसके लिए है? व्यवसायी के लिए, मैनेजर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, राजनेता के लिए, ऐसा कोई भी जिसे क्रिएटिविटी से प्यार हो। अध्याय नंबर 1, लाइक इट और नॉट, लेकिन आप थिंकिंग इन बॉक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग लगातार आपको धोखा देने की कोशिश करता रहता है, भले ही वो कोई जल्दबाजी में फैसला लेने को हो जिसको लेकर आपको कुछ देर में आपको पछताना ही क्यों ना पड़े। लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कंट्रोल कि हम इसे अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब के अध्याय से आपको पता चलेगा कि इनसाइड द बॉक्स सोचने का क्या मतलब होता है। इसी के साथ क्रिएटिविटी को आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा समय से एक एडवाइस सबको दी जा रही है। वो सलाह है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। क्या आपको भी कभी ऐसी सलाह मिली है? या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य लोग ऐसा ही सोचते हैं? मेंटल मॉडल्स कहे या फिर बॉक्सेस कहे, लेकिन इसी के कारण हमारे अंदर उस प्रोसेस का जन्म होता है जिससे हमको कॉम्प्लेक्स रियलिटी नज़र आती है। हमारे दिमाग की बनावट ऐसी होती है कि वो सिंपलीफाइड मॉडल के ऊपर काम करता है। वो कैटेगरी और पैटर्न्स में इंफॉर्मेशन को छांटने का काम करता है, फिर उसे हमारे सामने पेश करता है। बिना इस मॉडल से हमारी सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि बिना बॉक्सेस के आपका दिमाग किसी भी चीज़ का कारण ही नहीं बता सकता। सिंपल कहा जाए तो हमारा दिमाग काम ही कुछ ऐसे करता है। लेखक बताते हैं कि बॉक्सेस इंसान के दिमाग का अटूट हिस्सा होते हैं। इन्हीं की मदद से हमारे दिमाग में सोचने की प्रक्रिया होती है। अध्याय नंबर 2, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी न्यू बॉक्सेस से ही आते हैं। अगर आपका दिमाग एक बॉक्स को छोड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ वो दूसरे बॉक्स में एंटर भी करता है। अब सवाल यही उठता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचेंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि न्यू बॉक्स को डेवलप करने के लिए आपके अंदर इनोवेशन तो होना ही चाहिए। अगर आप न्यू बॉक्स को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर आपको पुराने बॉक्स के साइड इफ़ेक्ट्स का भी झेलना पड़ेगा, जिसको टनल विज़न भी कहा जाता है। टनल विज़न यही होता है जब आपको ये पता होना बंद हो जाता है कि दुनिया में आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन के आधार पर होता है। वो सब एक परसेप्शन होता है जो इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपके सामने आता है। अगर हम अपने अंदर इतनी काबिलियत लेकर आ जाए कि हम टनल विज़न से खुद को बाहर कर सके तो फिर हमारे सामने न्यू बॉक्सेस के अवसर खुलेंगे। इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। आप फ्लैट अर्थ बॉक्स को ग्लोबल बॉक्स से रिप्लेस करने की कोशिश करिए। इसका मतलब है कि आप हर जगह एक नए अवसर को देखने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि इस अर्थ में ही सब कुछ, बल्कि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने पूरे ब्रह्मांड का पड़ा हुआ है। आपकी नज़र न सिर्फ इस एक अर्थ में होनी चाहिए, बल्कि आपको अपने सामने पूरा ब्रह्मांड नज़र आना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हम कन्वेंशनल थिंकिंग से खुद को आज़ाद कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम न्यू बॉक्स में एंटर नहीं हो पाएंगे। अध्याय नंबर 3, स्टेप 1, डोंट ट्रस्ट योर गट फीलिंग। हर किसी के दिमाग में थॉट्स की ट्रेन चलती है। अब आप सोचिए कि अगर वो सच में ट्रेन ही होती तो फिर आप पैसेंजर होते या फिर कंडक्टर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल लेना भी चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते। एक सिंपल सी समझ आपने अंदर स्थापित करने की कोशिश करिए। वो ये है कि कोशिश करिए कि आप फैमिलियर से कनेक्ट रहें।
ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा। इंसानी मन की रूपरेखा ही ऐसी होती है कि वो मौजूदा सेट ऑफ बॉक्स से चिपकना चाहता है, उसे ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं होते। इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कहा जा सकता है कि मन को हमेशा ही सरल की तलाश रहती है। वह संघर्ष करने से हमेशा ही पीछे हटने की कोशिश करता रहता है। इंसानों के लिए सबसे बड़ी कठिनाइयाँ यही आती है कि वह अपने मन को कैसे काबू में कर सके। काबू का मतलब है कि सही दिशा में दौड़ा सके। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सही लक्ष्य की तरफ भागने में मन हमेशा ही डरता रहता है। उसे पता होता है कि कौन सी राह सही है, लेकिन फिर भी वह पीछे हटता है। उदाहरण के लिए, जब डिक फॉसबरी ने 1968 में ऊंची कूद के लिए एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था, तब लोगों ने उनकी अनकन्वेंशनल टेक्निक के लिए उनका मजाक बनाया था। कई लोगों को लगा था कि उन्हें गलत किया है। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि ह्यूमन माइंड में एक डिफ़िकल्ट सेटिंग है जिसे कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। हमारा दिमाग पुरानी सभ्यताओं के जड़ में ही फंसा हुआ है। इसलिए जब कभी हमें कुछ अलग देखने को मिलता है तो हम हमारे दिमाग में उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, जिसका वो विरोध करने की कोशिश करते। इसलिए जब कभी हमें कुछ अलग देखने को मिलता है तो हमारा दिमाग उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाता, जिसका वो विरोध करने की कोशिश करता है। बहुत कम आपने देखा होगा कि किसी भी अनकन्वेंशनल चीज़ को पहली बार में लोगों से सहमति मिल गई हो। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है। उदाहरण के लिए, आप एक फ्रोजन पॉड की कल्पना कीजिए। ये भी कल्पना कीजिए कि लोग उसमें स्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि लोग उसमें कभी भी अकेले स्केटिंग करने नहीं जाएंगे। वो तभी जाएंगे जब कुछ और लोग स्केटिंग कर रहे होंगे। बल्कि गौर करने वाली बात यह है कि अकेले स्केटिंग करना ज़्यादा सेफ है, फिर भी लोग ऐसा नहीं करते। बिहेवियर इकोनॉमिक्स में हुई रिसर्च ये साबित करती है कि कॉग्निटिव बायस अपने फाइनेंशियल और बिजनेस से जुड़े हुए फैसलों को भी प्रभावित करता है। जैसा कि आपने समझा है कि हमारे बॉक्सेस हमारी थिंकिंग को कंट्रोल भी करता है और प्रभावित भी करते हैं, लेकिन एक बार जब आप इनसे अवेयर हो जाते हैं तब आप इनको और बेहतर से समझ पाते हैं। इसी के साथ कलेक्टिव मॉडल ऑफ वर्ल्ड को भी आप समझ पाते हैं। इसका मतलब साफ है कि जब तक आप अपने बॉक्स को समझ नहीं पाएंगे वो अधूरा ही रहेगा। अगर आपको खुद एक नया बॉक्स बनाना है तो सबसे पहले पुराने वाले को पहचानिए और चैलेंज करने की कोशिश करते रहिए। खुद से और अपने चाहने वाले से बातें करते रहिए। अपने साथ काम करने वाले से भी कुछ सवाल करिए। उनसे ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछिए, उनसे डर के बारे में पूछिए, उनसे सपनों के बारे में पूछने की कोशिश करिए। अब आप सोचते होंगे कि ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा, तो फिर लेखक आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसा करने से गजब का फ़ायदा होगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर रुक रहे हैं, ऐसा कौन सा बॉक्स है जो आपको लगातार पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। इस एक्सरसाइज से आप खुद को और बेहतर पहचान पाएंगे। एक बात और आपको बता दें कि कोई भी सही या गलत बॉक्स नहीं है। यह डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कौन सा बॉक्स चुनते हैं। हमको खुद से सवाल करना होगा कि हमारे लिए कौन सा बॉक्स सही है और कौन सा बॉक्स सही नहीं है। इसी के साथ ही साथ हमें खुद से यह भी पूछना पड़ेगा कि क्या यह बॉक्स हमारे को कल काम आएगा। अब हम एक धारणा को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो गेम्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन यही देखा जाता है कि सभी कंपनियां के टारगेट टीनेज बच्चे या फिर युवा होते हैं। ऐसा क्यों है और इसे किसी ने चैलेंज क्यों नहीं किया? आखिर कोई क्यों ही विनिंग सूत्र को बदलने की कोशिश करेगा? लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई कंपनी नए बॉक्स को डेवलप करे और अपने टारगेट ऑडियंस में औरतों और एडल्ट्स को भी शामिल करने की कोशिश करे तो उसका सेल्स डबल ट्रिपल बढ़ सकता है। इसलिए कहा गया है कि नए बॉक्स को डेवलप करने के लिए आपके अंदर इनोवेशन भी होना चाहिए। अध्याय नंबर 4, स्टेप 2, फ्रेश इनपुट से खुद को ताकतवर बनाइए। आपने कई लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि ग्रेट इनोवेशन ग्रेट जीनियस के पास ही होते हैं। अगर आपको इन बातों पर भरोसा है तो फिर आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है। आपको जल्द से जल्द अपनी ट्रेन बदलनी पड़ेगी।
अगर हम अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर ले आए और अपने कंट्रोल में रखें तो फिर ये मुमकिन है कि हमारे पास भी कोई गेम चेंजिंग आइडिया होगा। इसके लिए हमें बस अपने दिमाग को थोड़ा सा सजग रखना पड़ेगा। हमें इन्फॉर्मेशन को लेते आना चाहिए, हमें पुराने बॉक्स को चैलेंज करते भी आना चाहिए। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि खुशी आपकी सक्सेस की बाय प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन सिर्फ सक्सेस ही खुशी आए इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। पूरा सार ये है कि पूरी गणित आकर अटक जाती है आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस पर। अगर आपके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो उस पर आपको खुशी मिलेगी और उस खुशी से सक्सेस। इसलिए सक्सेस तक जाने का रास्ता पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अब यहाँ जबर सवाल ये उठता है कि ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस आखिर किस चिड़िया का नाम है और इसे पाया कैसे जाता है। इसी का सवाल जवाब लेखक आपको आगे का अध्याय में देंगे। सबसे पहला ऐसा करिए, खुद से सवाल करना शुरू करिए। जब आप खुद से सवाल करने की शुरुआत कर देंगे तो साफ है कि आप पहला कदम खुशी की तरफ बढ़ा देंगे। आप खुद को एक लेखक समझिए अपनी ज़िंदगी की कहानी का। अब आप इस कहानी का आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस से सवाल करिए, क्या आपको ये एक्सपीरियंस खुशी तक लेकर जाने वाली है? जवाब आपके सामने आ जाएगा। इस किताब में लेखक ने यह भी बताया है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर दें। उन्होंने ऐसी कई फील्ड भी सजेस्ट की है जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। वो फील्ड है सोसाइटी, समाज, वातावरण, कस्टमर, कंपटीशन, इंडस्ट्री। लेखक बताते हैं कि कोशिश करिए कि इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते रहिए। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम अल्ट्रा गेम कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये कंपनी ये समझती थी कि उनके गेम्स मोस्टली टीनेज बॉयज और यंग लड़के ही खेलते हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक सर्वे करवाया जिसके नतीजे ने इनकी आंखें खोल दी थी। नतीजे में यह निकलकर सामने आया था कि इंटरनेट के बूम के कारण गेम की तरफ बड़ों का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान आ गया है। अगर परसेंटेज की बात करें तो निकलकर सामने आया था कि गेम खेलने वाले की एवरेज 37 है। इसमें महिलाओं की 42% की हिस्सेदारी भी है। इसी के साथ उन्होंने सर्वे में यह भी पता चला कि जो लोग गेम खेलते हैं उन्हें नो सेक्स नो वायलेंस के गेम पसंद है। अब जब कंपनी के सामने डेटा था तो फिर उनके सामने कुछ सवालों के जवाब की तलाश करने का समय आ गया था। एक सबसे बड़ा सवाल उनके सामने ये था कि वो ऐसा प्रोडक्ट कैसे लेकर आए जो कि सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए हो। इसलिए इस अध्याय में कहा गया है कि इंसान को हमेशा नए बॉक्स की तलाश करते रहना चाहिए। आपको पता ही नहीं कि कब कौन सी चाबी आपकी किस्मत को खोल देगी। अध्याय नंबर 5, स्टेप 3 और 4 भी है कुछ खास। अगर आपको नए इनोवेटिव आइडियाज़ की तलाश है तो फिर आपकी नज़र भी वैसी होनी चाहिए। हमेशा एक सूत्र को याद रखिए, जैसी तलाश हो वैसी नज़र भी पैदा करने की कोशिश करिए। यही रूल इनोवेटिव आइडिया के लिए चलता है। अगर आपको इनोवेटिव आइडिया की तलाश करनी है तो फिर आपको नए बॉक्सेस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये भी ज़रूरी है कि अपनी क्रिएटिविटी की लिमिटेशन को तय मत करिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग क्रिएटिव आइडिया को फलने फूलने का समय ही नहीं देते। एक बार जब आपके पास कोई आइडिया आ जाए तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी क्राइटेरिया को तय करें। आपका आकलन इंट्यूशन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको अपने सपनों को कॉग्निटिव बायस होकर जज भी नहीं करना चाहिए। अब तय आप ये सीख चुके हैं कि उन बॉक्सेस से बाहर कैसे आना है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। अब आगे के फाइनल अध्याय में आप सीखने वाले हैं कि अपने बिजनेस के लिए इनोवेटिव आइडिया की तलाश कैसे करें। आप सोचिए कि आपका बिजनेस ताश के पत्तों का घर है जिसको आप सुधारना चाहते हैं, लेकिन उसे आप बस ऊपर के हिस्सों से ही छू रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि नींव को छूने से आपका पूरा बिजनेस ही ढह ना जाए। बस आपको अपनी इसी सोच को चैलेंज करना है। अब जब आप चैलेंज करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव पोटेंशियल की तलाश भी करनी है। अब यहाँ ये भी बता देना चाहिए कि बिग बॉक्स का मतलब क्या होता है। बिग बॉक्स का मतलब आपकी सोच से होता है। मतलब साफ है, अवसर को पहचानिए और नज़र सोच को बड़ा रखने की कोशिश करिए। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी आपको अपने अवसर उतने ही साफ साफ नज़र भी आएंगे। मान लीजिए कि आपको बॉल पेन की कंपनी की शुरुआत करनी है तो फिर आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या आप सभी तरह के पेन का निर्माण नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। उन कारण की समीक्षा करना भी आपका ही काम है। इसी के साथ अगर आप सभी तरह के पेन का निर्माण कर रहे हैं तो फिर खुद से पूछिए कि आप प्लास्टिक का भी निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहना चाहिए।
जितनी दफ़ा आप अपनी क्षमताओं के ऊपर सवाल करेंगे, उतनी ही दफ़ा आपको नए अवसर नज़र आएगा। बड़ा सोचो, लेकिन क्या बड़ा सोचना इतनी आसान है? अगर है तो सभी क्यों नहीं कुछ खास कर जाते। अगर आप नए बॉक्स का निर्माण करते हैं तो बड़ा सोचना इतना भी आसान नहीं है। याद रखिएगा, जितना बड़ा बॉक्स होगा, अवसर भी उतने ही बड़े होने वाले हैं। इसलिए इंसान को हमेशा ही बड़े अवसरों का चुनाव करना चाहिए। अध्याय नंबर 6, फ्यूचर बड़ा ही अनसर्टेन है। आपको दो तरह के बिजनेस या फिर कंपनियों को देखा होगा। एक कंपनी में काफ़ी अच्छे बदलाव होते हैं और वो कुछ बढ़िया कर जाती है। दूसरी कंपनी होती है जो कहीं पीछे छूट जाती है। क्या आपको इन दोनों की तरह कंपनियों के बीच का अंतर मालूम है? अगर बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो फिर आपको भविष्य के लिए अपने दिमाग को खोलकर रखना चाहिए। फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसके लिए खुद को तैयार रखिए। फ्यूचर की तैयारी के लिए अपनी पुरानी सोच को आज ही ख़त्म कर दीजिए। एक कहानी में आते हैं, एक आदमी है जिसका नाम लोकोमटे लोकोमटे इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने फ्रेंच किंग की हत्या की है। इसे कोर्ट से मौत की सज़ा सुना दी जाती है। सज़ा इसे साल 1846 में सुनाई जाती है। जब तक केस चल रहा था, यह हमेशा इसे टेंशन में रहा कि सोसाइटी में इसकी इज्जत क्या हो गई। उम्र कैद के समय भी उसे टेंशन रही कि उसके पीछे अच्छे कपड़े नहीं है। अंतिम घंटों में भी कुछ सही सोचने के बजाय वो उन लोगों के बारे में सोचता रहा जो उससे अनजान थे। अगर आप हमेशा ही सोचते रहेंगे कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो फिर आप कभी भी अपने दिमाग के उस शांति की अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। आधी ज़िंदगी दूसरे के बारे में सोचने में ही लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद को एक टास्क दीजिए कि मुझे अब दूसरों की बातें से इफ़ेक्ट नहीं होना है। मुझे अब इसलिए ज़िंदगी को नहीं जीना है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, बल्कि मुझे अपनी खुशी के लिए जीना है। अब आप यह पहला टास्क खुद को दे देंगे, तब आप आधी जंग जीत चुके होंगे और खुशी के करीब आ जाएंगे। इसलिए इस किताब में लेखक ने बताया है कि हमें प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग को अपनाना चाहिए। हमेशा हमें खुद से पूछना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अपने बिजनेस के लिए कई सारे सिनेरिया के ऊपर ध्यान रखना भी आपका ही काम है। हमेशा अच्छा और बुरा दोनों सिचुएशन को अपने दिमाग में रखकर काम की शुरुआत कीजिए। कुल मिलाकर अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव को बड़ा करने की कोशिश करिए। जिंदगी के अनुभव को समझने की कोशिश करिए। अवसर को पहचानिए और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करिए। क्या करें? फियर ऑफ फेलर आपको पीछे खींचने का काम करेगा। इसलिए निर्भीक रहिए, निडर रहिए और आगे का रास्ता खुद बनाने का प्रयास भी करते रहिए। जिनके सपने बड़े होते हैं, सफलता भी उनके आगे सर झुकाती है।